6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का मौसम चल रहा था। अच्छा दिन निकला था, नीला आसमान था और मंडे की सुबह थी। सुबह 8 बजे लोग अपने काम पर जाने के लिए घर से निकले थे। कुछ लोगों को आसमान में एक अमेरिकन जहाज़ P-29 गुजरता हुआ नजर आया। ठीक 8:15 में इस जहाज़ से कुछ नीचे गिरता है। फासला ज़्यादा होने की वजह से लोगों को कुछ ठीक से नज़र नहीं आता। इन्होंने सोचा भी नहीं होगा ये एक एटम बॉम्ब है। ये पैराशूट के ज़रिए गिराया गया था, जो ज़मीन से 2000 फुट ऊपर ही ब्लास्ट हो गया। इसका ब्लास्ट का मटेरियल 43 सेकंड में नीचे आ गया। शहर में उस वक़्त जो लोग मौजूद थे, इन्हें बहुत तेज़ रोशनी नज़र आती है और एक फायर बॉल बन जाता है। और उस वक़्त टेम्परेचर ज़मीन का 1000 सेल्सियस तक चला जाता है और इस पलक झपकने में ही 80,000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। ये सब सुनने के बाद सबसे पहला सवाल आपके जहन में आएगा कि ये एटम बम क्यों गिराया गया। आइए आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम क्यों गिराया गया। ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वार 2 से, जो 1939 में शुरू हुई। वर्ल्ड वार 2 बेसिकली 2 बड़े कंट्रीज़ के ग्रुप्स में शुरू हुई, जिसके एक ग्रुप में जर्मनी, इटली और जापान और दूसरे ग्रुप में यूके, अमेरिका, फ्रांस, सोवियत यूनियन और चाइना थे। वर्ल्ड वार 1 के बुरे एक्सपीरियंस के बाद अमेरिका वर्ल्ड वार 2 में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन जापान ने जब 7 दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर, जो कि अमेरिका की एक नेवी बेस थी, उस पर एक सरप्राइज अटैक किया, तो अमेरिका ने भी जंग का ऐलान कर दिया। हम जब भी वर्ल्ड वार 2 पर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जर्मनी और हिटलर पर बात होती है, जबकि जापान पर ज़्यादा बात नहीं होती। 1900 में जापान भी दूसरी कंट्रीज़ पर कंट्रोल रखना चाह रहा था, जिसे एम्पीरियलिज़म कहते हैं। एम्पीरियलिज़म जैसे ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ने दूसरी कंट्रियों पर अपना कब्जा किया हुआ था, इसी तरह जापान भी अपनी कॉलोनीज़ बनाना चाह रहा था। जैसे बरसगीर ब्रिटेन के कब्ज़े में था, इसी तरह इंडोनेशिया, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कंबोडिया, म्यांमार और चाइना के कुछ इलाके 1940 तक जापान के कब्ज़े में थे। जापान वाले कहते थे कि हम एक ऐसा एशिया बनाएंगे जो एक यूनाइटेड हो। ये सिर्फ कहने की बात थी। ये भी बाकियों की तरह कब्ज़ा करके उस जगह के रिसोर्सेज निकाल कर अपने मुल्क में ले जाना चाहते थे। 1940 में जापान का प्लान था कि मंगोलिया से आगे की तरफ सोवियत यूनियन के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा किया जाए, जिसमें साउथ में लाओस और कम्बोडिया शामिल थे, जबकि ये कंट्री फ्रांस की टेरिटरी में आते थे। इन पे कब्ज़ा करना ऐसा ही था जैसे फ्रांस के साथ जंग करना। जापान ने ऐसा ही किया। इन्होंने फ्रांस के साथ भी जंग शुरू कर दी और लाओस और कम्बोडिया में कब्ज़ा कर लिया। अमेरिका ने देखा कि एक तरफ हिटलर जंग पर जंग करता जा रहा है और दूसरी तरफ जापान कब्ज़े पर कब्ज़ा करता जा रहा है। हम जंग में आना नहीं चाहते, पर इनको रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अमेरिका ने सबसे पहले इकोनॉमिक एक्शन लिया। इसने जापान से ट्रेड बंद कर दी और अमेरिका को लगा कि इससे जापान रुक जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड एक्शन पे अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया और शर्त लगा दी कि चाइना के इलाकों पर जो कब्ज़ा किया है उनको छोड़ो और जर्मनी के साथ अपना इत्तेहाद ख़त्म करो। जापान ने ये सब करने से भी इनकार कर दिया। जापान ने सोचा मलेशिया और इंडोनेशिया पे कब्ज़ा करके अपने लिए खुद ऑयल के रिसोर्सेज निकाल लेगा। इस तरह इसको अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, जबकि ये कंट्री डच और ब्रिटेन के अंडर आते थे। इन पर हमला करना ऐसा ही था जैसे अमेरिका के दोस्तों पर हमला करना, लेकिन इसके अलावा इसने फ़िलिपीन पे भी हमला करने का इरादा कर लिया और फ़िलिपीन का जो एरिया था वो डायरेक्टली तौर पर अमेरिका के अंडर था। अब जापान ने सोचा फ़िलिपीन पे अटैक करने के बाद अमेरिका तो कन्फर्म हम पे अटैक करेगा। जापान ने इसके लिए एक पॉलिसी बनाई कि हम फ़िलिपीन पे अचानक एक सरप्राइज़ अटैक करेंगे, जिससे अमेरिका को संभलने का मौका नहीं मिलेगा और इस तरह हम फ़िलिपीन पर कब्ज़ा कर लेंगे। इसी तरह जापान ने 1941 7 दिसंबर को जंगी जहाज़ से अचानक पर्ल हार्बर बेस पर हमला कर दिया, जो कि एक अमेरिका की नेवी बेस थी। जापान ने इस पूरे एरिया में 2 घंटे के अंदर पूरा कब्ज़ा कर लिया। इस अटैक के बाद अमेरिका ने ऑफिशियली जंग का ऐलान कर दिया। 1941 के एंड तक ये जंग फुल पीक पर थी। जंग की ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर 1943 में इटली ने सबसे पहले सरेंडर किया।
30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया और जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया। अब इस ग्रुप में सिर्फ जापान रह गया जिसने सरेंडर नहीं किया। जापान के एम्परर उस वक़्त हिरोहितो थे। जापान के एम्परर ने अपना एक ऐसा इमेज बनाया हुआ था कि वो खुदा का दिया हुआ एक तोहफा है, इसलिए वहाँ के लोग उस पर बहुत ज़्यादा यकीन करते थे। जापान ने एक एयरफोर्स बनाई जिसे कामिकाज़े बोलते हैं। इनका काम था कि अपने जहाज़ को ले जाकर दुश्मन की एयर बेस पर गिरा देना और ख़ुद को भी ख़त्म कर लेना। यहाँ तक कि इसने अपने बच्चों को भी तैयार किया जिसमें वो सुसाइड बम लेकर टैंकों के नीचे जाकर लेट जाते थे। दूसरी तरफ अमेरिका को उम्मीद थी कि जापान में बेरोज़गारी और भूख इतनी बढ़ रही है, इनकी अवाम अपने एम्पायर के खिलाफ ही खड़ी हो जाएगी और एम्पायर जंग बंद कर देगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने सोचा एक ऑपरेशन किया जाए जो ग्राउंड पर खुद फौजियों के साथ इनके एम्पायर को पकड़ कर ले आए। इस तरह अमेरिका की और जापान की जंग शुरू हो जाती है जिसे बैटल ऑफ ओकिनावा कहा जाता है। ये जंग 1945 1 अप्रैल से 1945 22 जून तक जारी रहती है और ये एक ओकिनावा का एक छोटा सा आइसलैंड है, उस जगह पर लड़ी जाती है। लेकिन इस लड़ाई ने अमेरिका को हैरान कर दिया। जापानी लोग हार मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने सुसाइड बॉम्ब भी यूज़ किए। इस बैटल को ब्लडीएस्ट बैटल भी कहा जाता है। ये जंग तो अमेरिका ने जीत ली, पर इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी, जिसमें 12,000 अमेरिकी फ़ौजी मारे गए और 50,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। इसी तरह जापान के भी 1,10,000 लोग मारे गए। ये सब देखने के बाद अमेरिका ने सोचा इस तरह हम जापान के एम्परर को नहीं पकड़ सकते। उसी दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन की डेथ हो जाती है, जो पूरे वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। अब वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसी दौरान इनके प्रेसिडेंट को पता चलता है एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं, जहां पर साइंसदान सीक्रेटली एटम बम बनाने का काम करते हैं और दुनिया का पहला एटम बम वहां पर बनाया जाता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमैन को लगता है जापान के मसले का सलूशन मिल गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ये फैसला करते हैं एक बार जापान को वार्निंग दी जाए कि वो सरेंडर कर दें। इस तरह अमेरिका इंग्लैंड के साथ मिलकर एक वार्निंग जारी करता है और जापान को कहता है कि एक बहुत बड़ी तबाही होगी अगर आपने सरेंडर ना किया। लेकिन इस वार्निंग में एटम बम का जिक्र नहीं किया जाता। जापान इस वार्निंग को भी रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद प्रेसिडेंट इजाज़त दे देते हैं एटम बम गिराने की। 6 अगस्त 1945 अमेरिकन जहाज़ B-29, उसमें एक लिटिल बॉय के नाम से बम रखा जाता है और इसको हिरोशिमा की तरफ भेज दिया जाता है और 8:15 पर बम गिरा दिया जाता है और तारीख में अमेरिका एटम बम गिराने वाला पहला मुल्क बन जाता है। जो लोग हिरोशिमा में बच गए वो बहुत ही खौफनाक कहानी सुनाते हैं। उनके मुताबिक सबसे पहले रोशनी इतनी तेज़ आई कि लोग अंधे हो गए और फिर इतनी तेज़ आवाज़ आई कि कान के पर्दे भी फट गए और उसके बाद हज़ारों सेल्सियस दर्जा हरारत ऊपर चला गया और स्किन पिघल कर नीचे गिरना शुरू हो गई। उसके बाद इतनी तेज़ हवाएं चलने लगेंगी जैसे कोई तूफान है। सब घर टूट गए। जब हवा रुकी तो आसमान काले रंग का था और लोग प्यास से तड़प रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। लोगों ने समझा कि पानी है, पर वो एक ग्रीस की तरह जहर था। उस वक़्त ना तो कोई अस्पताल बचा था और ना ही कोई डॉक्टर था। इस सब के बाद भी जापान के एम्पायर ने कहा कि एक बम ही तो गिरा है, कौन सी बड़ी चीज़ है। इन्होंने तब भी सरेंडर ना किया। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक और एटम बम गिरा दिया, लेकिन इस बार एटम बम नागासाकी पर गिराया गया। वहाँ भी लोग वैसे ही मरे, लेकिन हिरोशिमा के निस्बत वहाँ पे अमवात कम हुई क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका था। इसके बाद एम्पायर ने सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर सिर्फ बम की वजह से नहीं था, बल्कि बम के साथ साथ सोवियत यूनियन ने भी जापान पर अटैक कर दिया, इसलिए उनको सरेंडर करना पड़ा। अब आप ये फैसला करें कि क्या ये जस्टिफाई था एटम बम गिराना या नहीं। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।